हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी के लिए मैंने यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिवृत्ति की क्लासेस को शुरू किया हुआ है, जो कि ना सिर्फ ईएमआरएस के एस्पिरेंट्स के लिए बल्कि आपकी नवोदय विद्यालय समिति की वैकेंसीज भी आपके रिलीज हो चुकी है, तो वहां पर भी आपसे कंटेंट पूछा जाएगा। इसके अलावा जो केवीएस के एस्पिरेंट्स है उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो पेडागोजी पार्ट है उसमें आपका यूनिट 2 के अंतर्गत ये सारे टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे। तो चाहे आपकी वैकेंसी वाली एग्जाम की बात हो या फिर आपकी टेट एग्जाम की बात हो, जैसे एचटेट हो गया, स्पेशली जो मेरे से जुड़े हुए हैं, तो आपकी प्लेलिस्ट के अंदर ये वीडियोस जो है ऐड हो रही है, तो आप सीरीज से इन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लासेस यहाँ पर पसंद आ रही है। मैंने यहाँ पर इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन का टॉपिक शुरू कर रखा है, जिसमें आज आपकी मूल्यांकन की क्लास 2 यहाँ पर रहने वाली है। इससे पहले मैंने क्लास 1 आपके साथ डिस्कस किया है, जिसमें मैंने असेसमेंट के यहाँ पर टाइप्स की बात करी थी। तो आज जो रहेगा इवैल्यूएशन पार्ट 2 रहेगा। इसके अलावा एक क्लास आपको इवैल्यूएशन के अंतर्गत और देखने को मिलेगी, देन हमारा ये वाला टॉपिक अपना खत्म हो जाएगा। इसके साथ मेरी तरफ से आपका टीचिंग एप्टीट्यूड भी यहाँ पर खत्म हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि जान है मूल्यांकन वाले टॉपिक की, वो है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सीसीई। आप सभी लोग सीटेट के अंतर्गत भी इस सारी चीजों को पढ़ते हो, तो हम डिटेल में आज इस पर्टिकुलर थिंग को यहाँ पर समझने वाले हैं। तो आपको कंसेप्ट को अच्छे से समझना है। सीसीई के फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन इसका फुल फॉर्म है। पहले जो इवैल्यूएशन होता था, जो मूल्यांकन होता था, वो कैसा होता था कि साल के एक मतलब एंड में आपका एग्जाम ले लिया जाता था। इससे बच्चों के ऊपर बहुत प्रेशर बनता था, बच्चे बहुत एंजाइटी में आ जाते थे। और इसी चीज को यहाँ पर कम करने के लिए, बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट को देखते हुए, बच्चों के ऊपर जो एग्जाम का प्रेशर है उसको रिमूव करने के लिए यहाँ पर सीबीएसई के द्वारा, किसके द्वारा, सीबीएसई के द्वारा, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा 2009 में इस कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को यहाँ पर लाया गया। ठीक है, किसके तहत लाया गया, तो आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अंतर्गत इसको यहाँ पर लाया गया। इसको, सीसीई को। ओके, ये जो है एक स्कूल बेस्ड असेसमेंट है, एक विद्यालय आधारित आंकलन है। स्कूल बेस्ड असेसमेंट क्या होता है कि ऐसा असेसमेंट जो स्कूल के एनवायरमेंट में ही लिया जाता है, और जो बच्चे जिन टीचर से पढ़ रहे हैं वही टीचर बच्चों का असेसमेंट करते हैं। तो स्कूल के अंदर ही बच्चों का आंकलन किया जाए, वो आपका स्कूल बेस्ड असेसमेंट होता है। तो सीसीई को सीबीएसई के द्वारा 2009 में अंडर आरटीई एक्ट 2009, जिसमें इसका जिक्र है, इसको यहाँ पर लाया गया एज ए स्कूल बेस्ड असेसमेंट। ठीक है, विद्यालय आधारित आकलन के तहत इसको यहाँ पर लाया गया। ओके बेटा, जाओ। ओके, तो अगर हम बात करें, अब हम समझेंगे सीसीई का मतलब क्या होता है। अभी तक आपने ये पढ़ा कि भाई ये क्यों आया है, किस तरीके से आया है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए भाई एम क्या है, मकसद क्या है इसको, सीसीई को लाने का, तो ध्यान देना, बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास को यहाँ पर सुनिश्चित करता है। ठीक है, सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करता है। इसके अलावा जो एग्जामिनेशन है उसको स्ट्रेस फ्री यहाँ पर बनाता है। ठीक है, बच्चे के ऊपर कोई भी स्ट्रेस नहीं होता, तनाव मुक्त यहाँ पर बनाने का एक मुद्दा है, किसका, सीसीई का। ओके, तो ये इसका एम है। अब हम समझेंगे कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है, एंड इवैल्यूएशन क्या है। तो देखिए, इवैल्यूएशन मूल्यांकन बच्चे का हो रहा है किस तरीके से। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है, मतलब निरंतर, ठीक है, रेगुलर इंटरवल पे, नियमित अंतराल पे यहाँ पर बच्चे का हमें क्या लेना चाहिए है, इवैल्यूएशन लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल एंड में ले रहे हो, बल्कि कॉन्टिन्यूअस बेसिस पर आप बच्चे का इवैल्यूएशन यहाँ पर करते रहिए। इससे क्या पता चलेगा, इससे यहाँ पर फीडबैक आपको मिल जाएगी। एक तरीके से फीडबैक ना सिर्फ बच्चे को बल्कि टीचर को भी मिल जाएगी कि क्या क्या बच्चे के लर्निंग आउटकम्स हैं। इसके अलावा बच्चे कहाँ पर पीछे रह रहे हैं, किस उनको कौन से रिमीडियल टीचिंग की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, उनकी कोई भी लर्निंग गैप्स है उनको फाइंड आउट करके उनको खत्म करने का काम किया जाता है। तो हमेशा ध्यान में रखना कि जो इवैल्यूएशन है, जो असेसमेंट है, उसको कॉन्टिन्यूअस करने की बात करी गई है कि आप टाइम टू टाइम बच्चे का असेसमेंट करते रहिए। एंड में करने का कोई फायदा नहीं है, आप जब ड्यूरिंग करते रहेंगे तो उसके जो लर्निंग गैप्स है वो भी आप कम कर पाएंगे एज ए टीचर। तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये हो गया। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या है कि जो इवैल्यूएशन है उसको और ब्रॉडर टर्म में यहाँ पर करने की बात की गई है। ठीक है,
उसको और ब्रॉडर टर्म में यहाँ पर करने की बात करी, उसको और व्यापक मतलब फैला करके करने की बात की गई है। इसका मतलब क्या है कॉम्प्रिहेंसिव के अंतर्गत, यानी कि इसमें ना सिर्फ आप बच्चे के एकेडमिक जो स्ट्रक्चर है भाई, जो जो एक्चुअल में कोर सब्जेक्ट्स बच्चा यहाँ पर पढ़ रहा है, ठीक है, जो सब्जेक्ट्स यहाँ पर बच्चा पढ़ रहा है, जो विषय यहाँ पर बच्चा पढ़ रहा है, ना सिर्फ आप उनका मूल्यांकन करेंगे, बल्कि जो गैर शैक्षणिक है, जो नॉन एकेडमिक चीजें बच्चा यहाँ पर कर रहा है, अपार्ट फ्रॉम सब्जेक्ट जो चीजें बच्चा यहाँ पर कर रहा है, उनको भी आप इवेलुएट करेंगे, जैसे एटीट्यूड, वैल्यूज, लाइफ स्किल्स, स्पोर्ट्स, वर्क एजुकेशन, को करिकुलर एक्टिविटीज, यानी कि वो चीजें जो आप किताबों के अलावा स्कूल के अंदर सीख रहे हो, वो भी यहाँ पर आंकने की हमें जरूरत है। इसके तहत आप ये समझ जाते हो कि आप एक तरीके से जितने भी डोमेन के एस्पेक्ट्स है उन सभी को यहाँ पर इवेलुएट कर रहे हो, ठीक है, जिसके अंतर्गत आपके सारे डोमेन्स आ जाते हैं। यानी कि बच्चे का सिर्फ आपने कॉग्निटिव डोमेन ही चेक नहीं करना है कि वो इंटेलेक्चुअल लेवल पर कितना विकसित हो रहा है, बल्कि आपको उसका फिजिकल एस्पेक्ट भी यहाँ पर देखना है, उसका जो इमोशनल एस्पेक्ट है वो भी देखना है, उसका मोरल एस्पेक्ट भी देखना है, उसका लैंग्वेज एस्पेक्ट भी देखना है, सोशल कितना बच्चा यहाँ पर डेवलप कर रहा है। तो सर्वांगीण विकास की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो सीसी का मुद्दा क्या है, क्या मकसद है कि आप सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान ही बच्चे का चेक नहीं करेंगे, बल्कि बच्चे को ऑल ओवर डेवलपमेंट किस तरीके से हो रही है, उसका सर्वांगीण विकास, उसका चहुमुखी विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस चीज को सुनिश्चित करता है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। आई थिंक अब आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। तो कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है कि असेसमेंट रेगुलर बेसिस पर करिए, और कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या है कि उसकी जो किताबें हैं, जो एक्चुअल में साइंस, मैथ, साइंस, ये जो इंग्लिश, हिंदी है, इनके अलावा जो को करिकुलर एक्टिविटीज है उनको भी यहाँ पर चेक करना है। इसके अलावा इवैल्यूएशन की बात करें तो आप किन टूल्स एंड टेक्निक्स का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, आप किन उपकरणों का, किन तकनीकों का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हो बच्चे को इवैल्यूएट करने के लिए, वो आपका इसके अंतर्गत आता है। तो ये आपको मैं नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर करवाऊंगी, व्हाट आर द टूल्स एंड टेक्निक्स जिससे हम बच्चे को इवैल्यूएट करते हैं, वो हम नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर करने वाले हैं। ओके, अब हम जब कॉम्प्रिहेंसिव की बात कर रहे हैं तो इसमें आपका एकेडमिक के अंतर्गत क्या क्या चीजें आ जाती है जो हमने पिछली क्लास में करी थी। एफए मींस फॉर्मेटिव असेसमेंट और एसए मींस समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट रचनात्मक आकलन और समेटिव असेसमेंट क्या होता है, योगात्मक आकलन। मैं आपको मोटे तौर पर याद दिला दूं, ये आपका ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग होता है, ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान होता है। भाई हिंदी मीडियम वालों प्लीज बुरा ना माना करो, मैं नहीं लिखती हूँ, मैं बोलती हूँ सारी चीजें, तो ये क्योंकि लिखने भी बैठूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग मतलब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान होता है, और इसमें जो है आप लर्निंग में मॉडिफिकेशन कर सकते हो। ये एक तरीके से इमीडिएट फीडबैक प्रोवाइड करता है, किसको, ना सिर्फ बच्चे को बल्कि टीचर को भी, ठीक है। इसमें आप डायग्नोसिस कर सकते हो, बच्चे की कोई कमियां है उसको पता लगा करके आप उसको रिमीडियल टीचिंग यहाँ पर दे सकते हो, यानी कि उपचारात्मक शिक्षण यहाँ पर बच्चे को दे सकते हो। तो आपसे बार बार पूछा जाता है व्हाट इज डायग्नोस्टिक टेस्ट और व्हाट इज रिमीडियल टीचिंग। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट वो टेस्ट होता है जो बच्चे की कमियों को पता लगाता है। डायग्नोस करना मतलब बीमारी का पता लगाना, और जब बच्चे की बात हो रही है तो उसकी लर्निंग गैप्स का हम पता लगाता है, दिस इज डायग्नोस, ठीक है। रिमीडियल का मतलब क्या है, उपचारात्मक शिक्षण। उपचार किसका करोगे, जो उस बच्चे को नहीं आ रहा है। तो उपचारात्मक मतलब नए नए मेथड से, नए नए एग्जाम्पल से हम उस बच्चे के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर क्लियर करेंगे जिसमें वो बच्चा पीछे रह रहा है। तो दिस इज रिमीडियल टीचिंग, और ये हम कहाँ कर सकते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंतर्गत यहाँ पर करते हैं। समेटिव असेसमेंट क्या है, ये आपका जजमेंटल होता है। कल ही हमने यहाँ पर करा था कि भाई हम एक तरीके से निर्णय पास कर देते हैं, एक डिसीजन ले लेते हैं कि भाई अब बच्चे ने इतना कर लिया है, इतनी उसकी आउटकम है, बस हम आउटकम बता देते हैं, ठीक है, ये उसका परिणाम आया है। इसमें फीडबैक की कोई भी गुंजाइश नहीं होती है, और ये एंड ऑफ द सेशन होता है, एंड ऑफ द यूनिट होता है, आप इसको ऐसे करके चल सकते हो, ठीक है। जैसे स्कूल के अंदर आपके कितने एफए होते हैं, एक होता है FA1, फिर होता है आपका FA2, देन होता है आपका FA3 एंड FA4 यहाँ पर होती है, ठीक है। समेटिव असेसमेंट कितने होते हैं, SA1 होते हैं एंड SA2 होता है। अगर आपसे पूछ रहा है कितने रेशियो यहाँ पर ये लेते हैं, कितना परसेंटेज, तो 10% का एक FA होता है, यानी कि 10% का FA2, 10% का FA3 एंड 10% का FA4। दैट मीन्स टोटल जो परसेंट हो गया वो कितना हो गया, FA का 40% हो गया। और समेटिव जो होता है वो 30% होता है, एंड SA2 भी आपका 30% हो जाएगा। दैट मीन्स ये आपका कितना हो गया, 60% हो गया। इस हिसाब से यहाँ पर आपका पूरा का पूरा जो एग्जामिनेशन है वो आपका चलता है। अभी जो चीजें है वो इसी अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर चल रही है। इसके अलावा ध्यान देना
अब हम बच्चे को रैंकिंग नहीं करते हैं, ठीक है। इसके तहत हम बच्चे को क्या नहीं करेंगे, हम बच्चे को रैंकिंग नहीं करेंगे कि ये बच्चा फर्स्ट आया, ये बच्चा सेकंड आया, ये बच्चा थर्ड आया। हम उसको रैंकिंग नहीं करेंगे। रैंकिंग इज अ नेगेटिव टर्म। अगर किसी क्वेश्चन में अगर वो पॉजिटिव फॉर्म में आपसे पूछा जा रहा है तो आप रैंकिंग को कभी भी चूज नहीं करेंगे। रैंकिंग इज अ नेगेटिव टर्म जब भी हम पेडागोजी की बात करते हैं, ठीक है। हम करते हैं यहाँ पर ग्रेडिंग। ओके, बच्चे को ग्रेड करते हैं। कैसे करते हैं, अगर किसी बच्चे के 91 से 100 के बीच में तो उसको A1 बोलते हैं। अगर किसी बच्चे के 81 से 90 के बीच में तो उसको A2 बोलते हैं। किसी के 71 से 80 के बीच में है तो उसको हम B1 बोलते हैं। और अगर किसी बच्चे के 61 से 70 के बीच में है तो हम उसको B2 बोलते हैं। किसी बच्चे के अगर 51 से 60 के बीच में है तो हम उसको C1 बोलते हैं। और 41 से अगर 50 के बीच में है तो हम उसको क्या बोलते हैं, C2 बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा ध्यान देना, अगर किसी बच्चे के 33 से 40 है तो यहां पर बेसिकली बच्चा क्या होता है भाई, पास होता है, ठीक है। ये क्या है, बेसिकली पास क्राइटेरिया है। ये क्या है, पास क्राइटेरिया। भाई 33 नंबर रिक्वायरमेंट होती है 100 में से। अगर किसी बच्चे के 33 या उससे ज्यादा है तो ही वो बच्चा पास होता है। उसके नीचे अगर कुछ भी है तो उस बच्चे को यहाँ पर फेल कर दिया जाता है, ठीक है। तो E1 में हम क्या कर सकते हैं, E1 में आपका 21 से 32 एंड ये 20 बिलो है, ठीक है। तो यहां पर अगर बच्चा स्टैंड कर रहा है दैट मीन्स उस बच्चे को री एग्जाम यहां पर देना होगा। पहले बच्चे को फेल करने से पहले री एग्जाम का मौका दिया जाता है, हम इस चीज को पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सिस्टम है वो अभी आपका चल चुका है, CGPA वाला सिस्टम यहाँ पर अब आपका चल चुका है। तो ये है आपका कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। इसके अलावा एक चीज और है जो मैं आपके साथ इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करूंगी, वो करूंगी टेस्ट के बारे में, ठीक है। टेस्ट के बारे में, टेस्ट का मतलब होता है परीक्षण। और आप सभी को पता है भाई टेस्ट क्यों लिया जाता है, ठीक है। जब हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस बच्चे का हम अचीवमेंट देखेंगे, उसको हम कहीं ना कहीं सेट ऑफ क्वेश्चंस देंगे, हम उसको टेस्ट के थ्रू जांचेंगे उस बच्चे ने कितना किया है। तो टेस्ट क्या होता है, सेट ऑफ क्वेश्चंस होता है, प्रश्नों का समूह होता है बेसिकली, जो ये देखता है कि बच्चे ने कितना अचीव कर लिया है, जो लर्निंग आउटकम है बच्चे की वो किस हद तक आ रही है, परिणाम क्या आ रहा है बच्चे का, कितनी नॉलेज बच्चे को यहाँ पर कंसेप्ट के अंदर आ चुकी है, ठीक है। तो ये सारी चीज देखने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। और कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्वालिटीज क्या होती है टेस्ट की, एक अच्छे परीक्षण की, एक अच्छे टेस्ट की, एक गुड टेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स मींस क्वालिटीज क्या होती है। तो क्वालिटीज ऑफ ए गुड टेस्ट, यहाँ पर कुछ क्वालिटीज लिखी गई है जो कि आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, इनको भी आप साथ के साथ पढ़ करके जरूर जाएंगे। जिसमें फर्स्ट नंबर पर जो क्वालिटी है वो है वैलिडिटी। वैलिडिटी मीन्स भाई हर एक टेस्ट का एक पर्पज होता है, एक मुद्दा होता है, एक मकसद होता है, एक उद्देश्य होता है। आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो टेस्ट किसी टीचर ने बनाया है तो वो किस मकसद से बनाया है। अगर वो मकसद फुलफिल हो रहा है दैट मीन्स वो टेस्ट आपका वैलिड है, और अगर वो मकसद फुलफिल नहीं हो रहा है दैट मीन्स वो टेस्ट आपका वैलिड ही नहीं है, ठीक है। कोई टॉपिक अगर मुझे जांचना है तो वो उसी के अकॉर्डिंग ऐसा परीक्षण बनाऊंगी जिससे मैं ये देखूंगी कि आपको वो कितना समझ में आया। अगर उस टेस्ट को करवा करके मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है कि आपको आया कि नहीं आया दैट मीन्स वो टेस्ट वैलिड नहीं है, ठीक है। तो पर्पस जो है उसका फुलफिलमेंट यहाँ पर देखा जाता है कि उद्देश्य की पूर्ति यहाँ पर हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। तो तभी वो टेस्ट आपका वैलिड माना जाता है। रिलायबिलिटी का मतलब क्या है, अगर आपका रिजल्ट जो है वो सेम आए, अगर आपका रिजल्ट सेम आ रहा है, और वो कब सेम आ रहा है, जब आप उसको रिपीट कर रहे हो कुछ दिन के अंतराल में। लेट्स से कि मैंने संडे को आपका कोई 30 नंबर का एग्जाम लिया, ठीक है, किसी भी बच्चे का, उसके आए 15 नंबर 30 में से। अगर 2 दिन के बाद मैं उस बच्चे का एग्जाम ले रही हूं तो अगर 15 के आसपास ही उसके नंबर आ रहे हैं दैट मीन्स वो टेस्ट आपका रिलायबल है। लेकिन अगर उसके आ रहे हैं 8, 9 या फिर 18, 19 ऐसे नंबर आ रहे हैं दैट मीन्स उसका वो टेस्ट रिलायबल नहीं है। तो अगर आपकी जो टाइमिंग है, अगर आपकी टाइमिंग चेंज हो रही है और अगर आपका रिजल्ट सेम आ रहा है, आपकी अगर एक्यूरेसी यहाँ पर आ रही है, ठीक है, एक्यूरेसी अगर यहाँ पर आ रही है जब हम उसको रिपीट कर रहे हैं दैट मीन्स आपका टेस्ट क्या है, रिलायबल है। थर्ड नंबर की अगर बात करें ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठा, तो ध्यान देना यहां पर भी आपका जो रिजल्ट है वो सेम आए, लेकिन क्या यहाँ पर कंडीशन है कि अगर जो एग्जामिनर है, जैसे मान लीजिए एक मैं हूं और एक कोई और है, वो सेम टेस्ट को यहाँ पर चेक कर रहे हैं। मैंने जब चेक किया तो इतने नंबर आए, मान लीजिए 30 में से 12 आए, लेकिन दूसरे टीचर ने चेक किया तो 30 में से वो 22 आ रहे हैं उस बच्चे के। मतलब बायस्डनेस ना हो, ठीक है, बायस्डनेस ना हो, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे।
ओके, तो ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है कि रिजल्ट सेम हो, चाहे एग्जामिनर आपके चेंज हो जाए, लेकिन उसमें भी क्या हो, आपकी एक्यूरेसी हो। दैट मीन्स वो टेस्ट आपका कैसा होगा, ऑब्जेक्टिविटी होगी। ठीक है। प्रैक्टिकलिटी का मतलब क्या है, मतलब इजी टू यूज हो, इजी टू यूज, आपके कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग हो, आपके लिए इजी हो उसको यूज करना। ठीक है, तो वो है मतलब रियल लाइफ से आप उसको रिलेट करते हुए चल सके, आप उसको एक्सपीरियंस, भाई प्रैक्टिकल में क्या करते हैं हम लोग, खुद से करते हुए देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, तो इस टेस्ट को भी आप इजिली समझ सके, इजिली उसको अंडरस्टैंड कर सके, उसके क्वेश्चन आप बना सके, तो वो क्या है, प्रैक्टिकलिटी हो जाएगा। यूजफुलनेस मतलब उपयोगिता है, आपके लिए कितना यूजफुल है कि नहीं है, जिस मकसद से एक टीचर ने वो टेस्ट बनाया है, क्या वो उस मकसद से में कामयाब हो रहा है, क्या उसको पता चल पा रहा है कि भाई बच्चे ने कितना किया, कितना नहीं किया, उसको कितना आ रहा है, या फिर अगर बच्चे ने टेस्ट दिया है तो वो ये अच्छे से जांच पा रहा है कि हाँ मैंने इतने क्वेश्चन ठीक किए, इतने क्वेश्चन मैंने गलत किए। तो उपयोगिता होनी चाहिए, वो टेस्ट यूजफुल होना चाहिए, आपके यूज में आए वो टेस्ट, ऐसा नहीं है कि कुछ भी वो टेस्ट यहाँ पर बन जा रहा है। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिवनेस है, कॉम्प्रिहेंसिवनेस मतलब सभी टॉपिक्स को यहाँ पर कवर करता हूं, जितने भी कॉर्नर्स हैं सभी टॉपिक्स को यहाँ पर क्या करे, वो कवर करे। ऐसा नहीं है कि आपने टेस्ट बना दिया और जस्ट टू गेट सम मतलब मोर मार्क्स, ज्यादा मार्क्स लाने के लिए आपने कुछ पॉइंट्स उठाए उस टेस्ट में, बाकी के पॉइंट्स आपने लीव कर दिए। तो कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या है, अगर आप किसी कॉन्सेप्ट के बारे में जानना चाह रहे हो, बच्चे की नॉलेज उस पर्टिकुलर थिंग के बारे में, सो यू हैव टू अरेंज द थिंग्स अकॉर्डिंगली, मतलब आपको सारी चीजों को उस टेस्ट के अंतर्गत डालना है, तभी आप समझ पाओगे कि बच्चे को समझ में आया या नहीं आया। तो कॉम्प्रिहेंसिवनेस होना चाहिए है। इसके अलावा वो टेस्ट डायग्नोस्टिक होना चाहिए है, मीन्स वीकनेस क्या है बच्चे की, ठीक है, बच्चे की क्या कमजोरियां है, इसके अलावा स्ट्रेंथ क्या है, क्या मजबूती है, मतलब किस चीज पर बच्चे ने जो है पकड़ बनाई हुई है, वो चीज यहाँ पर ये टेस्ट पर्टिकुलर बताता हो। क्योंकि जब बच्चा टेस्ट देगा उसका रिजल्ट बताएगा कि बच्चा कहाँ पर वीक है और कौन सा पॉइंट बच्चे का सही जा रहा है। तो दीज आर द क्वालिटीज जो कि एक अच्छे परीक्षण की यहाँ पर होनी चाहिए, और आपसे एग्जाम में बेसिकली यही पूछी जाती है। स्टार्टिंग के 3 आपके लिए ज्यादा जरूरी है, बट आपको पढ़ने सारे के सारे हैं। सो आज के इस वीडियो में इतना ही है। हमने यहाँ पर आज डिस्कस किया है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, इसके अलावा क्वालिटीज ऑफ अ गुड टेस्ट। आई होप आपको ये चीजें अच्छी लगी होगी, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम इसका आखिरी पार्ट यहाँ पर करने वाले हैं, जिसमें हम टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन पर बात करेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही है। सभी प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।